तो आपको ब्रांड गुरु कहते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको ये टाइटल दिया गया? इस ब्रांड का जो विजन है वो ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टूवर्ड्स अ हेल्थियर प्लैनेट। स्ट्रेटजीज कहाँ से बनाते हैं? कोई आपका भी मेंटोर है जिससे सीखते हैं या सीखा है? स्ट्रेटजी की अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से जो पहली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए स्ट्रेटजी बनाने में, कि आपकी रिसर्च, आपका होमवर्क बहुत कंप्लीट होना चाहिए। पाकिस्तान में हमने कोई ब्रांड लॉन्च करना है नया, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसको एक बेहतर ब्रांड बनाने के लिए? सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज की इस पॉडकास्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं, आपका भी दिल करता है कि आपका एक अपना पर्सनल ब्रांड हो, या अगर आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया हुआ है तो आजकल देखने एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करो और उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करो तो आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन इसमें बहुत से मसाइल आते हैं और हमने इसी पर बात करने के लिए अपनी आज की इस पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाया है जिनको ब्रांड गुरु कहा जाता है, DMSK मिस्टर शाहिद खान, जो कि बहुत से होम अप्लायंसेस ब्रांड जिसमें पेल, डॉलेंस और इन्वायरो शामिल हैं उनके साथ काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। ये ब्रांड जब बिल्कुल डेड थे या फिर सेल्स में बहुत दिक्कत का सामना कर रहे थे तो इन्होंने उनको वो टेक्निक्स थी जिसकी वजह से वो मार्केट में अपनी एक पोजीशन बना सके। जैसे चेस में एक बाजी पूरी गेम को बदल देती है, वैसे ही बिज़नेस में एक ऐसा प्लेयर होता है या एक ऐसा मैजिशियन होता है जो पूरे बिज़नेस का रुख बदल देता है। यानी कि अगर हम मार्केटिंग की बात करें या उसकी पोजीशनिंग की बात करें या फिर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो इन सब पे काम करने के लिए भी एक ऐसा जीनियस मार्केट में मौजूद होता है या उस ब्रांड में मौजूद होता है, इस कंपनी में मौजूद होता है। तो हमारे साथ वही जीनियस आज की इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, मिस्टर शाहिद खान। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इन्वायरो को या पेल को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। वेलकम मिस्टर MSK टू द पॉडकास्ट। हम बात करेंगे आपकी जर्नी पे, आपने किस तरह से इन्वायरो को एक ब्रांड बनाया, उसकी मार्केटिंग की, इन चीज़ों पे बात करेंगे। हमें बताएं थोड़ा सा कि कितना मुश्किल होता है किसी ब्रांड को ज़ीरो से इतना ऊपर लेकर जाना, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज़ की, प्लीज़ बताइए। थैंक यू अमर जी, शुक्रिया आपने मौका दिया इस बात में। पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं था, एक Okay. अचीवली ब्रांड पोजीशनिंग थी इस ब्रांड की। ओके। और बिज़नेस कर रहे थे पिछले को 10-12 साल से, बट लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो थोड़ा अंडर द कारपेट टाइप थे, बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी मिसिंग थी और ब्रांड की पोजीशनिंग मिसिंग थी, थोड़ा कंफ्यूज्ड मुझे लगता है उसकी सारी सिनेरियो थी जिस ब्रांड बिल्ड था। ब्रांड गाइडलाइंस वगैरह भी नहीं थी और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, मार्केट में गैप भी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो सिर्फ उन चीज़ों को सिर्फ राइटली प्लेस किया कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम किया। जैसे मैं बात करता हूँ मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम किया, प्रोडक्ट को बहुत डाइवर्सिफाई किया, डिफरेंट सेगमेंट्स को टैप किया और उसके साथ साथ इस ब्रांड की एक पोजीशनिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे इस ब्रांड का जो विजन है वो ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टूवर्ड्स अ हेल्थियर प्लैनेट। तो वो उस विजन को हमने लेके थोड़ा सा ब्रांड की एक पोजीशनिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके साथ अगर आप देखें तो आपको हमारी एक पहली कैंपेन, एनवायरो की हिस्ट्री की पहली कैंपेन भी नज़र आएगी अभी कुछ दिनों में। उसकी नई वेबसाइट ले डाउन की, सोशल हैंडल्स पे काम किया, कस्टमर की साइकी के ऊपर काम करना शुरू किया। कौन सा कस्टमर है जो कि हमारी प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो उनसे कम्युनिकेट उस तरीके से करना शुरू किया। प्राइसिंग को थोड़ा एडजस्ट किया। मुझे लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा अंडर सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, उसको थोड़ा बेहतर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर सेल करना प्रोडक्ट भी आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग को ख़राब करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने की जिसकी वजह से हमें माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिला है। अब आने वाले साल में, इसी साल में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह आपको इन्वायरो एक अच्छा ब्रांड की तरीके से नज़र आ रहा होगा और प्रोडक्ट वाइज भी हमारी प्रोडक्ट मार्केट से कंपैटिबल और अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो आपको ब्रांड गुरु कहते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको ये टाइटल दिया गया? यार पता नहीं ये लोग कौन हैं जो कि ये ऐसा टाइटल देते हैं, मुझे ज़रा ढूंढना पड़ेगा। बट लेकिन ये है कि चलें, इसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बट ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंच जाते हैं। ये मुझे मानना मेरा बहुत ज़्यादा मानना है। इसमें कुदरत का बड़ा रोल होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने करियर में जिन जिन ब्रांड्स के साथ काम किया तो वो ब्रांड्स कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे और मैं वहाँ पे प्लेस हुआ और मुझे मौका मिला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
एज अ पर्सन मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि मैं चैलेंजेस को बहुत एम्ब्रेस करता हूँ और स्ट्रगलिंग जब होती है फेस, तो आप कहते मुझे हैं कुछ बहुत मजा आता है। हैपनिंग कुछ होती रहे। हैपनिंग हो ताकि कुछ करने को मिले, क्योंकि स्मूथ फ्लो में तो दोस्त फिर दुनिया बोर हो चलती जाता रहती है। तकरीबन जितनी भी हमारे को 7 अरब के करीब इस दुनिया पे लोग रहते हैं, 90-95% तो फ्लो में ही चले जाते हैं। हमेशा वही लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं जो थोड़े से मेंटली, जिसे कहते हैं ना, थोड़े डिफरेंट होते हैं या स्टेम को चैलेंज करते हैं कि ये लाइन ऐसे जा रही है, इसको इस तरह क्यों नहीं जा सकती, डिफरेंट क्यों नहीं जा सकती। तो मुझे खैर वो इस तरह के मौके मिले तो मैंने उन चीज़ों को किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे भी मैं रहा, फ्रॉम पेल, डॉलेंस, फिर पेल और उसके बाद फिर सिंगर, फिर वेव्स और अब एनवायरो, तो जहाँ जहाँ पे भी मैं रहा इन कंपनीज़ के अंदर ब्रांड ने सब्सटेंशियल ग्रो किया एज अ ब्रांड। CPI जिसको हम कंज्यूमर ब्रांड इंडेक्स बोलते हैं, उसमें उसने ग्रो किया और इनके जो सेल्स के रिकॉर्ड्स थी वो भी काफ़ी माशाल्लाह बड़े हुए। तो इस वजह से शायद लोग समझते हैं कि कुछ मास्टर ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि जिधर भी जाते हैं एक मोमेंटम शुरू हो जाता है। तो वो अल्लाह ताला करता है। बस एक चीज़ है, आपको आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और आपको हार्डवर्क करना चाहिए। जब आप रोज़ जाएं घर में तो आप एक दफ़ा अपने आप से पूछें कि यू हैव डिड योर बेस्ट। सो अगर वो आप कर रहे हैं तो रिजल्ट्स अल्लाह ताला दे ही देते हैं इंशाल्लाह। स्ट्रेटजीज़ कहाँ से बनाते हैं? कोई आपका भी मेंटोर है जिससे सीखते हैं या सीखा है, या कैसे खुद ही से आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, क्रिएटिविटी है, क्या चीज़ है? देखिए, मैं तो एज अ पर्सन आई ऑलवेज बिलीव कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो मैंने तो, अगर मैं आपको अपने मेंटोर्स, गुरुज़ बताना शुरू करूँगा तो मेरा ख्याल है एक पूरी सेशन उसी पे चली जाएगी। तो मेरे तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जहाँ से भी मुझे मौका मिलता है मैं सीख लेता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेटजी की अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से जो पहली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए स्ट्रेटजी बनाने में कि आपकी रिसर्च, आपका होमवर्क बहुत कंप्लीट होना चाहिए। आप जब तक उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे और आप समझेंगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आप उसके सोल्यूशन के ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर सकते। आई सी लॉट ऑफ पीपल जो कि इन चीज़ों को जाने बगैर एक स्ट्रेटजी या एक डिफरेंट डायरेक्शन को लेके चल जाते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो मेरा ख्याल जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करते, जिस भी रोल में आपको डाला जाता है, या कोई आपकी कंपनी आपको डालती है, या आप किसी जॉब को लेते हैं या बिज़नेस को लेते हैं, या एज अ पर्सनल कैरियर आप पर्सनल चैलेंज लेते हैं, तो जब तक आप उस चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अच्छा एक इंसान बनाया है जिसका दिमाग बहुत अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत दी है। तो अगर आप उसको राइट डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत रिजल्ट्स आ जाते हैं। और आजकल तो आपके पास टूल्स भी बेशुमार हैं जो कि आपको मिल जाते हैं, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं और स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन बैक एंड टाइम्स यस बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। एक केस स्टडी लेते हैं, पाकिस्तान में हमने कोई ब्रांड लॉन्च करना है नया, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसको एक बेहतर ब्रांड बनाने के लिए? कोई कैटेगरी भी चूज़ कर लेते हैं, आप खुद कर लें और फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ब्रांड लॉन्च करना है, डिपेंड करता है कि ब्रांड, आई मीन लाइक अगेन आई वुड से कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ब्रांड में आप क्या बेचना चाहते हैं, आपका कस्टमर क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। मेरे हिसाब से ब्रांड से बहुत ज़्यादा पहले प्रोडक्ट आपके जहन में होनी चाहिए कि मेरे जहन में मैं क्या प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ एज अ ब्रांड। जैसे मैं एक ब्रांड हूँ तो मैं एक प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे अपने आप को किस तरीके से बेचना है, ये एक सिचुएशन है। या अगर मैंने कि ये कप बनाना है, ये तो ये एक, सबसे पहले मैंने ये सोचना है कि मैंने एक कप बनाना है और उस कप के अगेंस्ट उस कप को एज अ ब्रांड मैंने लेके चलना है। तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैं किस कस्टमर को देना चाह रहा हूँ। जो कप ख़रीदने वाला बंदा है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर या बाकी जो कप बनाने वाले लोग हैं वो कस्टमर को नहीं दे रहे जो मैं दे सकूँ। तो ये चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करें, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। अब जैसे आप कहेंगे कप है, कप में क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, बट लेकिन देखें अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चाहूँ तो ये जब बॉटल वाटर जिसने भी बनाया होगा, जो भी जीनियस आदमी इसके पीछे होगा, उसने भी तो सोचा होगा ना किसी टाइम पे कि यार ये पानी है जो लोग पीते हैं, इसको मैं बॉटल में डाल दूँ तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पिएंगे। तो ये एक USP उसने बनाई। हालांकि हम लोग सब पानी तो पीते हैं, नलकों से ही पीते थे। मेरा ख्याल आज भी वो पानी बुरा नहीं है, पी सकते हैं हम लोग, बट लेकिन हमारे माइंड के अंदर उसने ये बात डाल दी है कि भाई अगर मैं बोतल से पानी ना पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा या मुझे कुछ हो जाएगा। सो ये एक आपको रिसर्च, आप अगर अपनी थोड़ा लॉन्च करने से पहले इन चीज़ों पर अगर आप काम कर लें
और आपको अपने कस्टमर का पता हो कि आपने किधर अपनी प्रोडक्ट लेके जानी है, उसको क्या चीज़ चाहिए, वो किस प्राइस ब्रैकेट में खेल रहा है, आपने ब्रांड को किस बेसिस पे लेके चलना है, और फिर आप उसकी कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करें, तो मेरा ख्याल है कि आई कैन श्योर यू के 95% सक्सेस गारंटीड। अच्छा, स्टेप्स बता दें कुछ, कहाँ से कैसे चलना है? मतलब पहले आपने एक प्रोडक्ट चूज़ करना है, उसके बाद उसकी आपने प्राइसिंग देखनी है टारगेट ऑडियंस को देखते हुए, फिर आपने उसकी प्लेसमेंट देखनी है, और देन उसके बाद हमने उसकी प्रमोशन करनी है। तो ये प्रमोशन में कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं? एक, पाकिस्तान में ब्रांड एम्बेसडर बहुत ज़्यादा जो है वो बोला जाता है कि जी फ़लाँ बंदा ब्रांड एम्बेसडर है, उससे बहुत इम्पैक्ट आया है सेलिंग पे, तो ये क्या चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, प्रमोशन के तो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। आई स्टिल थिंक के देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग प्रमोशन। ब्रांड एम्बेसडर की, इस तरह आपने बात की, येस इट वर्क्स, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग डिफरेंट कैंपेन्स में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये कि इट डिपेंड्स कि आप कौन सा राउट लेना चाहते हैं। और मिसाल के तौर पे आई कैन टेल यू कि जब ब्रांड एम्बेसडर्स को भी यूज़ किया तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते, क्योंकि अगेन आप मे बी आप गलत कस्टमर के साथ, गलत किस्म के बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत डायरेक्शनली इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि वो एक रोनाल्डो की कैंपेन आपको याद होगी, जो फुटबॉलर है जिसने वो कोक की बॉटल उठा के साइड पर रखी थी। मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत सारे लोग शायद मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते, बट लेकिन मैं अगेन आपको कहता हूँ कि दैट वाज अ पेड कैंपेन बाय कोक इटसेल्फ, बिकॉज के उस नेगेटिव प्रमोशन जो होती है, देखिए प्रमोशन तो आजकल तो आई बॉल्स और उसके इम्प्रेशंस का ज़माना है ना। आजकल तो लोग ये नहीं देखते, इम्प्रेशंस आने चाहिए, क्लिक्स आने चाहिए, वो रोल इम्पॉर्टेंट करते हैं। अगर वहाँ पे कोक की बॉटल पड़ी हुई है, रोनाल्डो बात कर रहा है आपके साथ, ठीक है, या प्रेस के साथ, कितने लोग नोटिस करते हैं उस बॉटल को? सर आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी सुनाएं, फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, कोई सेल्स में धमाका, कोई मार्केटिंग में, कुछ ऐसा सुनाएं। यार मेरी एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ किसी टाइम पे केस स्टडी में कन्वर्ट हो। पेल के साथ मैं काम कर रहा था, और पेल के साथ काम करते करते हमारी एक रेफ्रिजरेटर की सीरीज़ हमने डेवलप की, नई, बहुत अच्छी, उसके पीछे पूरी रिसर्च हुई, और हम लोगों ने उसको लॉन्च किया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन भी की, बट समहाउ वो सक्सेस नहीं अटेन कर पा रही थी वो सीरीज़। उससे एक कंसिडरेबल सस्ती सीरीज़ या थोड़ी पुरानी दिखने वाली सीरीज़, मॉडल मतलब पुराना दिखने वाला मॉडल, वो ज़्यादा बिक रहा था। ओके। और हम लोग सब सर पकड़ के बैठते थे कि यार ये क्या वजह है, ये क्यों नहीं बिक पा रहा, इस तरह से क्या वजह। हम लोग सब इसके ऊपर काफ़ी परेशान भी रहते थे। तो मैंने ना सोचा कि इसको हम एक रिसर्च केस स्टडी बनाते हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान से को 1000-1500 बंदों के साथ एक क्वेश्चनर रिसर्च करवाई, और मैंने देखा कि क्या क्या एस्पेक्ट हैं जो कि एक बंदा फ्रिज लेने में इस्तेमाल करता है। तो वो मुझे पता चला कि उसमें डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर का कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। सिर्फ एक फ़ील है, एक कस्टमर को एक प्राइस ब्रैकेट है, उसको मिलता जुलता कलर मिल जाए और उसको एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दिया जाए तो वो ले सकता है। और एक बहुत बड़ी इंसाइट मुझे मिली कि जो हमारा कस्टमर जो फ्रिज ख़रीदता है, वो फ्रिज को रखता है लिविंग रूम में या वरांडा के अंदर। हम उसको दिखाते थे अपनी कम्युनिकेशन में अच्छे से लेविश किचन के अंदर। तो वो कस्टमर वो रेजोनेट नहीं कर पाता था, वो उससे रिलेट नहीं कर पाता था। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने एक पूरी नई कैंपेन डेवलप की, उस प्रोडक्ट के कलर्स को थोड़ा अवामी किया, उसकी प्राइस हमने वही रखी, आप बिलीव करें। और उसके बाद हम लोगों ने एक अच्छी सी कैंपेन निकाली जिसमें हमने उस रेफ्रिजरेटर को एक लिविंग रूम में रख के एक अच्छी सी सेलिब्रिटी के साथ पूरी कैंपेन की। और मुझे उस कैंपेन के ऊपर मेरी एजेंसी ने, मेरे बॉस ने, सब ने रोका कि तुम करने जा रहे हो, इसके रिज़ल्ट पता नहीं आएगा। लेकिन बिलीव यू मी कि इट वाज द बिगेस्ट कैंपेन फॉर दैट कंपनी। और 1 साल के अंदर उसने जो रिकॉर्ड्स बनाए वो आज तक मेरा ख्याल कायम है। वो सिर्फ उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ ने काम किया कि हमने कस्टमर की राइट इनसाइट पकड़ी, उसको देखा और उसके ऊपर हमने उसे कम्युनिकेट किया। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।